हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लारावेल कोर्स। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, तो उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। एक्चुअली मेरी शादी थी और मैंने इसको प्लान किया था कि मैं उसी वीक इसको शूट करूँगा, लेकिन शादी की मसरूफियात की वजह से मैं बिज़ी हो गया और मैंने वीडियोज़ शूट की थी। इवन अपनी शादी से 2 दिन पहले मैंने वीडियोज़ शूट की थी और देन वीडियो शूट करके मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये सीरीज़ 2-3 दिन लेट हो गई। तो उसके लिए सॉरी। और नाउ आई एम गॉट मैरिड, सो आई विल नाउ फुल फोकस ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड आई विल शूट मोर कोर्स लाइक दिस। ओके, सो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर ड्रा किया था और मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास हम अर्ली स्टेजेस के अंदर डेटाबेस का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है, जो हमें एक चीज़ को रोल बैक करके दोबारा से करने में लगता है। ठीक है, और हमें सिस्टम का होना भी हो जाता है कि सिस्टम हमारे पास कैसे बिहेव करेगा। ओके, सो अब हमारे पास डेटाबेस का डिज़ाइन रेडी है। हमने एक डेटाबेस बनाई थी और इसको कनेक्ट कर दिया था। अभी इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है। ठीक है, हम इधर टर्मिनल पर आते हैं। अगर हम माइग्रेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल होते हैं जस्ट वही आएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये वाले सारे टेबल बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, साथ में मॉडल्स भी बना देते हैं, साथ में टेबल्स भी बना देते हैं। हम चाहे तो कंट्रोलर्स भी साथ बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम मॉडल ये चीज़ें साथ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूज़र टेबल और यूज़र मॉडल चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लारावेल एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होता है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें पोस्ट मॉडल और पोस्ट माइग्रेशन चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक कमांड से आप माइग्रेशन और मॉडल दोनों कैसे बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आके आपने कमांड इंटर करनी है, कौन सी, PHP आर्टिसन माइग्रेट, नॉट माइग्रेट, मेक मॉडल, राइट। हम मॉडल बना रहे हैं, मॉडल एंड देन नेम स्पेसिफाई करना है कि कौन से नाम का आपने मॉडल बनाना है। तो हमने पोस्ट के लिए बनाना है, तो इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ पोस्ट। और हमेशा मॉडल सिंगुलर बनाने हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि उसको प्लूरल बना देते हैं। बनाने से वो बन जाता है, लेकिन जो आपकी कन्वेंशंस होती है वो गलत हो जाती है, और जब किसी और का प्रोजेक्ट आपके हैंड ओवर होता है तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी मैच करना लाजमी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये मॉडल बना देगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करना है, सी माइग्रेशन भी साथ ही बनानी है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे हाइफन लगाना है और साथ में एम लगाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आप माइग्रेशन, एम फॉर माइग्रेशन, कि आप इसकी माइग्रेशन भी बनाना चाहते हैं। उसके बाद अगर सी लिखेंगे तो ये कंट्रोलर भी साथ बना देगा। उसके बाद इस तरह से रिसोर्स का फ्लैग लगाएंगे तो ये क्या करेगा, आपके पास रिसोर्स कंट्रोलर बना देगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट बनानी होगी तो यहाँ पे आप इस तरह से रिक्वेस्ट लिखेंगे तो आपके पास इसकी रिक्वेस्ट भी बना देगा, क्रिएट रिक्वेस्ट, और ये दूसरी हमारे पास अपडेट रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमने जस्ट माइग्रेशन का मॉडल और माइग्रेशन बनानी है, तो हिट एंटर। ओके, सो ये हमारे पास इसने मेक मॉडल पोस्ट। ओके, so model is created successfully, it's stored in this directory. So let's go to this directory HTTP, and where is model, and yes, it's there, the post model is there, right. So अब मैं आपको एक और एक और चीज़ भी बताऊंगा। कुछ अच्छी प्रैक्टिस होती हैं जिससे आपका जो टाइम होता है वो काफ़ी सारा सेव हो जाता है। जिस तरह से हमने ये पोस्ट मॉडल बनाया है और उसके बाद हमने माइग्रेशन बनाई, तभी ये प्रोसेस के अंदर है, तब भी आप इसके अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ पोस्टेबल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने कॉलम्स क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से कॉलम हैं, वो मैं कौन से मैंने क्रिएट करने हैं वो मैं वहाँ से draw.io से देख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सारे आपको प्रॉपर बताऊँगा कि किस कॉलम की टाइप कौन सी रखनी है, उसकी टाइप में किस बेस पे रख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम बनाएंगे यूज़र ID, जो फॉरिन की होगी कि हमारे पास किस यूज़र की पोस्ट है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लारावेल 8 या लारावेल 9 के अंदर हैं तो यहाँ पे फॉरिन ID ये वाला हेल्पर मौजूद है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉरिन की क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इससे पिछले वर्जन्स के अंदर 7, 6, 5th और 4th के अंदर वहाँ पे आपको पहले एक उसका इंडेक्स बनाना पड़ता था और देन उस पर आप फॉरिन की अप्लाई करते थे। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली ये अवेलेबल है। आप उस मेथड से इन न्यू वर्जन्स के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोनों का काम सेम ही है।
यहाँ पे आप यूज़र आईडी, अब फॉरेन की के आईडी के रेलेवेंट आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। जब भी आप फॉरेन की बना रहे हैं तो आपने कन्वेंशन को लाजमी फॉलो करना है। उसकी वजह क्या होती है कि जब भी आप फिर डेटाबेस के साथ रिलेशन बनाते हैं, जब आप आगे रिलेशंस पे जाएंगे, उस टाइम रिलेशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली लारावेल को पता होता है कि ये वाली जो आप चीज़ डिफ़ाइन की है ये ऐसे डिफ़ाइन होगी, तो वहाँ से लारावेल खुद ही रीड कर लेता है। और वो चीज़ कैसे डिफ़ाइन हो तो लारावेल को वो पता चलता है, और मीन लारावेल उस चीज़ को रीड आउट कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़र्स टेबल की जो प्राइमरी की है वो इधर बनानी है, मीन फॉरेन की आप बना रहे हैं, तो उसको आपने किस तरह से यहाँ पे इसका जो कॉलम का नेम है किस तरह से देना है। तो सबसे पहला जो नेम होगा वो आपने देना है मॉडल का नेम, ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म में। मॉडल होता भी सिंगुलर है, ठीक है। यूज़र मॉडल है क्योंकि यूज़र्स टेबल है तो उसका जो मॉडल है वो यूज़र्स ही है, यूज़र मॉडल है ये वाला, ठीक है। अच्छा, यूज़र और देन आपने आईडी अंडरस्कोर आईडी सुफिक्स के साथ यहाँ पे इस तरह से आपने इसको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉन्स्ट्रेंट, राइट। कॉन्स्ट्रेंट ये एक हेल्पर है, तो इस तरह से आपने इसके पैरेंथेसिस लगाने हैं। और अगर यहाँ पे आप इसको लीव कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये जो यूज़र मॉडल होगा इसका जो भी टेबल होगा यहाँ से खुद ही ग्रैब कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपने यूज़र्स टेबल डिफ़ाइन नहीं किया, तो आपने यहाँ पे कस्टम उसका नेम भी डिफ़ाइन करना है कि कौन से टेबल को लारावेल इसके साथ सिंक करे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके केस में ये यूज़र्स इस तरह से था तो लारावेल खुद अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन ये डिफरेंट था, ये आपके पास था एडमिन यूज़र्स इस तरह से टेबल था, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये यूज़र्स है तो फिर से आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ओके, यूज़र आईडी एंड देन कैटेगरी आईडी, तो सेम चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ही कॉपी कर लेता हूँ। और अब मेरे पास दूसरा जो मॉडल बनेगा वो कौन सा बनेगा, कैटेगरी बनेगा, राइट, कैटेगरी। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिख दिया सिंगुलर और उसके बाद आईडी सुफिक्स। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास आगे आएगी, जब हम इसको क्रिएट करेंगे, हमारी पोस्ट पहले क्रिएट हो रही है, कैटेगरी बाद में क्रिएट होगी, तो ये फॉरेन की पहले क्रिएट नहीं हो सकती, तो इस पर ये एक्सेप्शन देगा कि फॉरेन की इज़ इनवैलिड इनकरेक्टली फॉर्म्ड, ठीक है, इस तरह से एक्सेप्शन देगा। तो मैं इन चीज़ों को भी कट नहीं कर रहा, ये चीज़ें आपको हेल्प आउट होंगी जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये भी चीज़, इसको फिक्स कैसे करना है मैं ये भी बताऊँगा। ओके, सो इसके बाद देन हमारे पास है टाइटल, फिर है डिस्क्रिप्शन, फिर है स्टेटस। मैं इनको जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद है टेबल, टाइटल, और टाइटल की अब मैं टाइप दूंगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों दे रहा हूँ, स्ट्रिंग की लेंथ होती है 255, इसको वारकार भी आप बोलते हैं। oops not this one, टाइटल, ओके, एंड देन इसको आप क्या बोलते हैं, वारकार, ओके, ये चीज़, ठीक है। डेटाबेस के अंदर माई सीक्वल के अंदर ये वारकार इसको कहते हैं, और यहाँ पे ये हेल्पर है स्ट्रिंग का। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन का बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन हमारे पास लॉन्ग फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। तो उसको आपने कौन सी टाइप देनी है, स्ट्रिंग नहीं देनी, क्योंकि उसके अंदर 255 से ऊपर जो करैक्टर्स होंगे वो स्टोर नहीं होंगे और वो मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप टाइनी टेक्स्ट भी दे सकते हैं, लेकिन टाइनी टेक्स्ट क्या होता है, स्मॉल टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मीडियम टेक्स्ट होता है एक आपके पास, ठीक है। ये मैं डिटेल इस पर वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल सके, क्योंकि जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर, आपकी डेटाबेस सिक्योर होती है तो आपका फुल प्रोजेक्ट सिक्योर होता है, ठीक है। आप कोशिश किया करें, सम डेवलपर्स ये करते हैं, वो कहते हैं कि हमने वैलिडेशन फ्रंट एंड या बैक एंड दोनों साइड पे लगा दिए हैं, हमें डेटाबेस लेयर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, लेकिन ये बहुत सिक्योर होती है। आपकी डेटाबेस भी सिक्योर है, आपका फ्रंट एंड, आपका बैक एंड सिक्योर है, तो देन आपकी एप्लीकेशन की जो सिक्योरिटी है वो हाई हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी हाई हो सके आपने उसको करना है। और ये जो चीज़ें हैं मीडियम टैक्स या टैक्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि इनकी अपनी एक लेंथ होती है। अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक जहाँ पे आपने स्ट्रिंग देना था वहाँ पे टैक्स देते आते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका जो फॉर एग्जांपल एक टैक्स है उसकी मेमोरी वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, और जो स्ट्रिंग है मेमोरी कम कंज्यूम करता है। तो आप हर एक को टेक्स्ट डिक्लेयर कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारी जो डेटाबेस की लेंथ, हमारी जो डेटाबेस का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा और उसका एग्जीक्यूशन टाइम बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 एंट्रीज़ हैं तो वो सही काम करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ हो जाएंगी तो वो स्लो डाउन हो जाएगी।
तो ये चीज़ें आपने लाजमी माइंड में रखनी है। और जब भी आप प्रोजेक्ट डेवलप किया करें उस टाइम आपने ये जहन में रखना है कि आपका प्रोजेक्ट लाखों बंदों ने यूज़ करना है। देन आप हर चीज़ को माइंड में रखते हुए उसको डिज़ाइन करेंगे। जो उसका डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा आपने केयरफुली डिज़ाइन करना होता है, इसलिए मैं इस पर 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, इसकी हर एक उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। यहाँ पे मीडियम टेक्स्ट भी होता है और एक सिंपल टेक्स्ट होता है, ठीक है, और एक लॉन्ग टेक्स्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट ले देता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन सम केसेस में नलेबल भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने नलेबल इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे नलेबल एक हेल्पर है जिससे क्या होगा, आप डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखेंगे तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद स्टेटस, ठीक है, स्टेटस कौन सा रखना है आपने, टेबल। और यहाँ पे अब स्टेटस में लोग इस तरह से भी रखते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव और पेंडिंग, राइट, मीन वो स्ट्रिंग फॉर्म में रखते हैं, लेकिन आपने स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं रखना। मैं इसकी आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। आपने इसको 0-1 की फॉर्मेट में स्टोर करना है। उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो 0-1 है वो मेमोरी कम कंज्यूम करता है और जो स्ट्रिंग है वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बूलियन स्टोर करेंगे ट्रू फॉल्स की उसमें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता। आपके पास 10,000 रिकॉर्ड हैं, उससे भी इतना मे भी फ़र्क ना पड़े, लेकिन जब 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख इतने यूज़र्स होते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे आपका सिस्टम अफेक्ट करता है। और आपका जितना ज़्यादा डेटा बढ़ता जाता है वहाँ पे आपकी अगर डेटाबेस एफिशिएंट होगी तो वो इंस्टेंटली उसको रिस्पॉन्ड करेगी, अदरवाइज़ आपका सिस्टम जो है वो स्टक हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस पर। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ बूलियन, एक हेल्पर मौजूद है आपके यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है स्टेटस। और यहाँ पे एक और भी काम किया करें, जब भी आप इस तरह की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो जिस तरह से हमारे केस में है कि पोस्ट या तो ड्राफ्ट होगी या फिर पब्लिश होगी, दो उसके स्टेटस होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता हूँ कि जब भी मैं पोस्ट को कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना करूँ, फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट या फिर मैंने पब्लिश सेलेक्ट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कौन सी चली जाए वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट हेल्पर है, ठीक है, इसको आप जो भी वैल्यू पास करते हैं वहाँ पे पास हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बूलियन लिया है, ठीक है। तो बूलियन का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं फॉल्स स्टोर कर देता हूँ। तो ये फॉल्स क्या करेगा, 0 स्टोर कर देगा, ठीक है, 0 का मतलब होता है फॉल्स, ओके। अच्छा, ये हमारा डन हो गया। इसके बाद दूसरे पे हम आते हैं कैटेगरीज पे, हम कैटेगरीज को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मेक मॉडल और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैटेगरी, ओके। और इसके बाद इसकी माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। तो हमारे पास कैटेगरी के अंदर क्या होगा, जस्ट कैटेगरी का नेम होगा, राइट, टेबल, और नेम भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा क्योंकि हमारे पास कैटेगरी का एक शॉर्ट सा नेम होगा, नेम, ओके, दैट्स इट, ओके। देन व्हाट्स नेक्स्ट, कमेंट्स, टैग्स, कमेंट्स, रिप्लाईज, पोस्ट टैग, ओके। सो देन इसके बाद आपने क्या करना है, कमेंट्स का टेबल बनाना है। तो यहाँ पे आप आएँ, अभी ये क्रिएट हो रहा है, इन प्रोग्रेस है। मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आप पोस्ट कमेंट का भी बना सकते हैं, मैं जस्ट कमेंट का बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कमेंट का कोई भी टेबल नहीं है। इसके बाद कमेंट होगा, कमेंट रिप्लाइज़ का होगा, तो उसको मैं कमेंट रिप्लाइज़ का नाम दे दूँगा। और इसके अलावा हमारे पास 2 वर्ड पे मुश्तमिल जब हमारे पास प्राइमरी फॉरेन की आएगी तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसको किस तरह से स्टोर करना है। और डेटाबेस जो हमारी वीडियो का साइज़ है मैं इसको 20 मिनट तक लेके जाता हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप एक लेक्चर देख रहे होते हैं तो उसको आप प्रॉपर्ली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं एक और माइग्रेशन इस कमेंट्स को बना के फिर इसको नेक्स्ट उसके अंदर कवर कर लूँगा, ठीक है। क्रिएट हो जाए, ओके, क्रिएट हो गए। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम इस तरह से आपने पोस्ट की फॉरेन की बनानी है, उसके बाद यूज़र की भी बनानी है, और देन उसके बाद कमेंट का टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखें आप टेबल, ओके। देन आप लिखें फॉरेन आईडी, यहाँ पे लिखें आप पोस्ट आईडी, उप्स, पोस्ट आईडी, एंड देन कॉन्स्टेंट मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं करूँगा इसका, क्योंकि हमारे पास इसकी जो हम लारवल कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें टेबल का नेम डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लारवल को पता है कि इसने पोस्ट टेबल पे जाके लिंक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र आईडी सेम,
ओके, और यहाँ पे आपने सेम उस तरह से कॉन्स्टेंट कर देना है, ठीक है। ओके, सो देन इसके बाद आपने क्या करना है, एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, लेकिन आप टाइनी टेक्स्ट ले लें। उसकी वजह क्या है टाइनी टेक्स्ट लेने की वजह, क्योंकि हमारे पास जो कॉमेंट है 255 से लॉन्गर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इनकी अगर लेंथ चेक करनी है कि इनकी लेंथ कितनी होती है तो आप गूगल कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया, तो मैं ट्राई करूँगा उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ओके, इसके बाद कमेंट यानी मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा लेटर हमारे पास कोई भी कॉलम वगैरह होंगे तो यहाँ पे हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। न्यू माइग्रेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास कमेंट हो गया। उसके बाद ये टाइम स्टैम्प क्यों यूज़ है, ये आपका क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट इसको क्रिएट कर देता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपके पास पोस्ट क्रिएट जो कमेंट क्रिएट होगा उसका आप टाइम निकाल सकते हैं, जब कमेंट अपडेट होगा उसका भी आप टाइम निकाल सकते हैं। तो मैनुअली आपको ट्रैक करने की ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब ये है कमेंट रिप्लाइज, ठीक है। अच्छा, कमेंट रिप्लाइज में ये जो यूज़र आईडी है, किस यूज़र ने, एक तो कमेंट आईडी आ जाएगी और किस यूज़र ने कमेंट रिप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद आप करें यहाँ पे कमेंट रिप्लाइज, और जो हमारे पास ये एक पिवट टेबल बनेगा, एक हमारे पास टैग्स का टेबल बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर शूट करता हूँ, क्योंकि हमारी ये जो वीडियो है ये थोड़ी लेंथी हो रही है, तो मैं इसको 2 वीडियोज़ के अंदर कवर कर देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो अपनी फ़ीडबैक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि उससे हमें हौसला मिलता है कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो हम मज़ीद कोर्स और पैशनेट होकर इनको शूट करते हैं। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन सो यू विल बी नोटिफाइड। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय गाइस।